सबसे पहले हमने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में रिडम्पशन का मतलब हमने आपको बताया था। यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहने का मतलब कि कंपनी अब क्या कर रही है, अपने डिवेंचर होल्डर्स से क्या कर रही है भाई, अपना डिवेंचर वापस ले रही है और उसके बदले उनको जो भी मतलब उनका रीपेमेंट कर रही है। तो ये हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया था। इसी के बारे में हमने आपको बात किया हुआ था और हमने पूरा का पूरा आपको बताया था कि एक्चुअल में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता क्या है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स डिस्चार्जिंग ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर। यानी क्या होता था कि लॉन्ग टर्म लोन वगैरह जनरली डिवेंचर के अगेंस्ट लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, कंपनियां लोन लेती है और उसके अगेंस्ट में अपना एक सर्टिफिकेट, लोन के सर्टिफिकेट के तौर पे वो लोग प्रूफ देती हैं। तो क्या बन जाता है, डिवेंचर बन जाता है। तो यानी कि डिवेंचर के अगेंस्ट में हमारा लायबिलिटी खड़ा होता है, तो उसको खत्म करना ही क्या कहलाता है, हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यूजुअली डिवेंचर आर रिडीम्ड एट द एक्सपायरी ऑफ देयर लाइफ। मैंने बोला था कि जनरली डिवेंचर क्या होता है, जैसे आपने 4 साल के लिए अगर डिवेंचर को आपने इशू किया था कंपनी ने, तो 4 साल बाद वो क्या करता है भाई, डिवेंचर को रिडीम करता है। लेकिन कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग के द्वारा अपना एक उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती है भाई कंपनियां, उसको खींच दीजिए, एक अंदर से रुक जाइए। ठीक है ना। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है कंपनी, ये राइट अपने आप को प्रोवाइड करती है कि वो चाहे तो उससे पहले भी, मतलब जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है उस टाइम से पहले भी वो लोग क्या कर सकते हैं, डिवेंचर को क्या कर सकते हैं, वापस लेके और उनका जो भी रिपेमेंट करना होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने आपको बोला था कि 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले नोट कर किया जाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के टाइम पे। सबसे पहला क्या है हमारा, कि भाई हमारा टाइम कब, हमें डिवेंचर को रिडीम कब करना है, यानी कि वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हमें क्या करना है, डिवेंचर अपन वापस लेना है और उसके बदले रीपेमेंट करना है। दूसरा जो आता है हमारा कि कंपटीशन अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, कि कितना रुपया देना है उस डिवेंचर के बदले। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने बोला था 2 ही चीज आएगा, एट पार एंड एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट क्यों नहीं आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऐप वाले वीडियो में ऑलरेडी है, कल के क्लास डिटेल क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आखिर वो जो पैसे का जो हम रिपेमेंट करेंगे वो पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। अब हमारे पास हमारी सिचुएशन, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, हम आसानी से अपने प्रॉफिट से दे देंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं रहा तो क्या क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, कि पैसे कहाँ से हम उसको रिटर्न देंगे। तो टाइम के बारे में हमने आपको बता दिया कि टाइम डिवेंचर का क्या हो सकता है, तो या तो उसका मैच्योरिटी पीरियड जो भी हो गया, मतलब जो भी हमने 4 साल का टाइम दिया था 4 साल पे कर दे, या उससे पहले एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो भी होगा हमारा वो कर देंगे। कंपटीशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, तो अमाउंट ऑफ रिडम्पशन वाला क्या बोला था मैंने कि 2 ही होगा हमारा, कौन कौन सा, एट पार एट प्रीमियम। वही यहाँ पे कह रहे थे अमाउंट टू बी पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टेटेड इन डिवेंचर सर्टिफिकेट। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था इशू ऑफ डिवेंचर में, क्या पढ़ा आपने कि डिवेंचर जो इशू किया जाता है उसी टाइम कंडीशन भी लगा दिया जाता है कि हम आने वाले समय में रिडीम इसको कितने पे करेंगे, एट पार पे करेंगे, एट प्रीमियम पे करेंगे, एट डिस्काउंट पर तो कोई सवाल ही नहीं आता। इसलिए एट डिस्काउंट का सवाल नहीं आता, क्यों, क्योंकि फिर कोई व्यक्ति आपका डिवेंचर परचेज ही नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति क्यों आपको पैसे देगा, आप जब आप कहोगे कि 100 रुपया दो मैं 90 रुपये दे दूंगा बाद में, कोई नहीं देगा। तो इसीलिए एट डिस्काउंट का सवाल यहाँ पे नहीं आता है। तो डिवेंचर का जो अमाउंट का जो हम कंपटीशन करते हैं कि कितना अमाउंट से उसको रिडीम करना है, तो क्या होगा हमारा, या तो एट पार होगा नहीं तो एट प्रीमियम होगा। तो जो भी होगा वो एज पर एग्रीमेंट, जो भी हमने डिवेंचर सर्टिफिकेट में ऑलरेडी हमने लिख रखा है, यानी जो हमने दिया होगा सर्टिफिकेट उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। वही कह रहा है देयरफॉर इफ द डिवेंचर आर टू बी पेड एट द एक्सपायरी ऑफ लाइफ द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी इक्वल टू दैट विच वाज प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी। वही जो कंडीशन ऑलरेडी लगाया गया था, जो कि क्वेश्चन आप बना भी रहे थे कि इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार, रिडीमेबल डिस्काउंट आता था क्या, नहीं आता था। तो हमारे पास क्या था भाई, इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तीनों था। और तीनों में 2-2 कंडीशन, यानी कुल मिलाकर 6 अलग अलग टाइप के हमने आपको
कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, इशू ऑफ डिवेंचर वाला जर्नल एंट्री ध्यान करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो वही चीज यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। फिर कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपको, तो ये मेन आपको मैंने कल बताया था कि ये मेन 5 जो सोर्सेस है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जहां से हम फंड को लेके और क्या करते हैं, हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 आता है आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफरेबल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है कि या तो वो किसी अलग टाइप के डिवेंचर में अपने आप को कन्वर्ट कर ले या किसी अलग टाइप के कंपनी में कन्वर्ट कर ले। ओके, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। हो सकता है कि आपके पास पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं है, टाइम हो गया है पूरा कि डिवेंचर वाले को रिटर्न करना है, तो डिवेंचर का रिटर्न तो करना पड़ेगा, आपने जैसा प्रॉमिस किया है। पैसे नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू करना पड़ेगा शेयर। उससे जो पैसे आएंगे उस पैसों को आप क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर को पैसे दोगे और डिवेंचर होल्डर से अपना डिवेंचर वापस लोगे। और एक लास्ट आता है आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है कि हो सकता है कि आपने अपने पूरे के पूरे ऑथोराइज शेयर कैपिटल को आपने क्या कर दिया, शेयर को आपने इशू कर रखा है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचें और उससे जो भी आपके पास फंड जनरेशन हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उस फंड से आप क्या करो, डिवेंचर का रिडम्पशन कर लो। तो ये चीज हमने बात किया था। अब रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल के बारे में हमने आपको बताया था। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल के बारे में हमने क्या बताया कि कंपनी के पास ये राइट है कि वो अपने डिवेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर सके। मतलब जैसे 100 रुपये का डिवेंचर उसने अगर लोगों से बेचा हुआ है, तो आने वाले समय में जब वो 100 रुपये रिटर्न करेगी कंपनी, तो उस 100 रुपये को अपने कैपिटल से निकाल के दे दे, होता है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, उससे निकाल कर दे दे। लेकिन फिर यहां पे बात आता है कि नहीं, कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन 100% आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकती है। उसको कम से कम 25% या 10% किस चीज को यूज करना है, अपने प्रॉफिट का यूज करना है। और मैंने आपको बताया था जितना प्रॉफिट का यूज किया जाता है उसके इक्विवेलेंट हम क्या बनाते हैं, डीआरआर बनाते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बताया था ना हमने। वही चीज यहां पे कह रहा है, व्हेन प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर हम प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करें, इन क्या कर रहे हैं, टू द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं है। देखो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल तो नहीं तोड़ेंगे ना, मतलब अगर पॉकेट में पैसे हैं तो मैं अपना कैपिटल तो नहीं तोड़ूंगा। तो कैपिटल से जनरली कंपनियां तभी जाके रिडम्पशन करती है जब उनके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डिवेंचर को रिडीम करने के लिए प्रॉफिट का पैसा सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो डीआरआर में पैसे ट्रांसफर, उतने पैसे नहीं है कंपनी के पास यदि प्रॉफिट में अवेलेबल, तो कह रहा है इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। देन उस केस में क्या होता है, कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो डिवेंचर का रिडम्पशन तो करेगी, कैसे करेगी, आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल से पैसे निकाल के। लेकिन फिर आगे कह रहा है व्हेन द कंपनी इज नॉट यूजिंग प्रॉफिट्स इट इज यूजिंग कैपिटल और मे any other sources other than profit, but as per SEBI guidelines and section 74(1) of the Companies Act 2013, कंपनीज एक्ट 2013, या अगर सेबी के बारे में बात करें तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट बोला इट इज नेसेसरी टू क्रिएट डीआरआर बिफोर स्टार्टिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मैंने बोला था आपको कि बिना डीआरआर क्रिएशन के आप डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो कैसे होगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कह रहा है क्रिएट डीआर बिफोर स्टार्टिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एटलीस्ट कितना डीआर कितना होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा। बस ये चीज आप समझ लेना, मैं आपको समझाऊंगा तो आपका आज जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा। डिवेंचर का एक मतलब सिंपल टॉपिक वाला जो होता है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल वाला तो खत्म हो गया है, मतलब ये डीआरआर और डीआरआई वाला आपका खत्म हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ कह रहा है एटलीस्ट 25% या 10%, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब अलग अलग कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा जो मैंने बोला था कल की, मैं आज बताऊंगा। तो वही कह रहा है एटलीस्ट 25% या 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर एज पर न्यू अमेंडमेंट रूल जो भी आया है, ठीक है ना, ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड मस्ट बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग डीआरआर। यानी कि एक चीज इसमें क्या पता लगा आपको कि कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल तभी करती है जब उसके पास उतने
पैसे प्रॉफिट में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रॉफिट में उतने पैसे होते तो वो कभी भी अपना कैपिटल नहीं तोड़ती, तो नहीं है तभी वो कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि अगर आप आउट ऑफ कैपिटल भी आप रिडीम करने जा रहे हो तो आपको कम से कम डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 25% या 10% बनाना पड़ेगा। अब मैंने डीआरआर के बारे में कल बताया था आपको, बहुत अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि डीआरआर को कुछ अलग मत समझिए, डीआरआर को भी हमें क्या समझना है, रिजर्व समझना है और स्पेशल रिजर्व, यही बोला था ना मैंने। और मैंने क्या बोला था, रिजर्व हमेशा कहां से बनाया जाता है, प्रॉफिट से बनाया जाता है अगर प्रॉफिट हो तो। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पार्टनरशिप आपने अच्छे से पढ़ा है ना, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग जगहों पे जिस अकाउंट का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो है वो समझिएगा कि वो नेट प्रॉफिट है, यानी उससे हम डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे, लेकिन हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का टाइम आ गया, इसलिए हमें डिवेंचर को रिडीम करना पड़ेगा। तो डीआरआर बनाएंगे तो पक्का है कि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पर बिना प्रॉफिट का हम डीआरआर भी नहीं बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम कितना होना चाहिए, 25% या 10% आपको, यानी कि आपको उतना प्रॉफिट का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। अब मैंने आपको बोला था कि विदाउट अभी डीआरआर डीआरआई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में अगर, या इवन 4 मार्क्स क्वेश्चन में भी अगर डीआरआर डीआरआई के बारे में कोई जिक्र ना हो तो उस केस में क्या होता है, मैंने बोला था अकाउंटिंग जब भी आप डिवेंचर का करिएगा या किसी भी चीज़ का अकाउंटिंग करने जाइएगा तो मैंने बोला था आपको कितने एंट्री किए जाते हैं, सबसे पहले एक ड्यू का एंट्री करिए और उसके बाद पेमेंट या रिसिप्ट का एंट्री करिए। मैंने बोला था ना, हर चीज़ में हर जगह पर ये होता है, वैसे ही हमने यहाँ भी किया है। जब डिवेंचर के रिडम्पशन का टाइम आता है, जब डिवेंचर के रिडम्पशन का टाइम आता है तो हम अपने दिमाग में एक कहानी, मैंने जो कल बताया था कि हम ये मानेंगे कि डिवेंचर होल्डर आपके पास डिवेंचर लेकर आएगा और क्या मांगेगा कि भैया आपने जो प्रॉमिस किया था ना वो पैसे दे दो। और प्रॉमिस हो सकता है आपने एट पार पे किया होगा या हो सकता है आपने एट प्रीमियम पे किया होगा। तो यदि आपने एट पार पे किया होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ का पैसे आपको डिवेंचर देगा। तो हमारे पास क्या आया, डिवेंचर आया। तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, दिया किसने, डिवेंचर होल्डर ने दिया। फिर हम क्या करेंगे, उसको जितने प्रॉमिस हमने किया था, तो पहला मैंने एग्जांपल ले लिया कि मानिए 100 रुपया एट पार का हमने प्रॉमिस किया था, हमने 100 रुपये उसको दे दिया। तो किसको दिया हमने, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मैं यहाँ पे आज पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ, कल विदाउट पीपीटी पढ़ाई हुआ था तो कल सारा ये समझाया था, ठीक है। तो ये हुआ था। लेकिन अगर प्रीमियम पे है तो, प्रीमियम पे है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया मान के चलिए विथ नॉमिनल वैल्यू यानी कि 100, ये क्या हो गया मान के चलिए 10 रुपया, कितना देना है इसको, 110, और सीधे 110 रुपया दे देंगे इसको, है कि नहीं है। तो ये बन जाएगा आपसे, बताइए बनेगा। हेलो सर, हाँ, तो क्वेश्चन दें अभी हम। अरे अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप भी क्लास में बैठे हैं जादव जी, क्या मतलब, अरे डर जाता है, मतलब हाथ उठा दो तो ऐसा लगता है कि क्या सर आप भी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। हम हाथ उठा रहे हैं, मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं। नहीं आ रहा तो पूछ लिया करिए, अभी भी समय है बाबू। समझ में आया, नहीं आए समझ में तो पूछिए। और कभी कभी ऐसा होता है क्लास में समझ में आता है, घर पे समझ में नहीं आता, घर पे जाके बनाइए, मेहनत करिए, भाषणबाजी अब छोड़िए, ठीक है। चलिए, लेकिन आपके कानून ने कुछ अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको उन्होंने छूट दे रखा है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने डिवेंचर का रिडम्पशन जो होगा पूरा का पूरा कैपिटल से वो लोग कर सकते हैं। वही है कि द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू रिडीम डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, 100% आउट ऑफ कैपिटल, पूरा का पूरा। ये चाहे जनरली कंपनियों को 100% अलाउ नहीं होता है कि वो क्या कर सके, अपने डिवेंचर को रिडीम कर लें आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि उनको क्या करना होता है, डीआरआर बनाना होता है, और डीआरआर बनाने के लिए प्रॉफिट का यूज करना पड़ेगा। और डीआरआर का यूज आपको कहाँ करना है, ये स्पेशल रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व का यूज सिर्फ और सिर्फ वही किया जाता है जिस काम के लिए उसको बनाया जाता है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखिए, तो मैं इसका वैसे याद करिएगा ना आप तो याद नहीं होगा,
तो सबसे पहला चीज, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैं फिर बता रहा हूं, याद करिएगा तो बहुत आप रटाफिकेशन वाले स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं कुछ भी दे दीजिए सर, समझाइए मत, रटवा दीजिए बस, हमें आपको प्लस माइनस सब रट लेते हैं वो। तो ऐसा अगर कोई है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ सीधी बात है। कैसा इंस्टीट्यूशंस, तो भाई फाइनेंशियल मतलब जिसका काम ही रुपये पैसे का है, और वो किसके अकॉर्डिंग चलता है वो, बस बीच का छोड़ दीजिए। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो किसके अकॉर्डिंग रन कर रहा है, आरबीआई जिसको रेगुलेट करता है, उसको फुल अलाउ होता है कि भाई आप अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन 100% आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हो, पहला। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज, नाम आ गया, बैंक किससे जुड़ा हुआ है, आरबीआई से, आरबीआई ही तो उसको रेगुलेट करता है। तो ये देखिए कुछ चीजें हैं ना, अब कानून वाले लिखने वाले तो इतना बड़ा बड़ा नाम लिख दिए, तो उनको लिखने में थोड़े ना जाता, उनको याद थोड़े ना करना था। ऐसा थोड़े कि जो बिल पास किए होंगे, जो बिल बैठ के बनाए होंगे, ड्राफ्ट किए होंगे, उनको पूरा लॉ याद होता है, नहीं याद होता है। उन तो बस लिख देना है, झेलना तो आपको हमको है। तो उसमें से हमें क्या करना होता है कि कुछ इजी पॉइंट्स निकाल कर रखने होते हैं। जैसे आपको दो चीज लग गया कि एक तो रुपया पैसे से संबंधित, और दूसरा वो किसके द्वारा रेगुलेट होना चाहिए, आरबीआई। तो चाहे देखिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई भी बैंकिंग कंपनी मतलब जो बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात करती है, तो वो भी तो पक्का है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, आरबीआई। तो वो भी आ गया। और तीसरा कह रहा है कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब आपने तीनों में देखा बात किस चीज का है, तो ये तीसरा हो गया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग बैंक। बात सीधी बात है। फिर यहाँ पे बैंक का नाम आया, तो बैंक का नाम आया तो कहाँ से हम बात करेंगे, जी जुड़ेंगे आरबीआई से। समझ में आया। तो यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के थ्रू क्या होते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो लोग अपने डिबेंचर का रिडेम्पशन 100% आउट ऑफ कैपिटल से कर सकता है। ठीक है। अब रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो मैंने आपको बोला ही, ये तो सबसे मतलब बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है ये कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम सारे डिबेंचर का रिडेम्पशन अपने आउट ऑफ प्रॉफिट से कर दे रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी कोई कंपनी अपने डिबेंचर को प्रॉफिट से क्या कर रही है भाई, रिडीम करने जा रही है, तो सबसे ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट के अमाउंट को डायरेक्ट सीधे उनको भेज देगी, नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं भेजा जाता है डिबेंचर होल्डर को। प्रॉफिट को पहले कहाँ ट्रांसफर करना है, हमें DRR में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है, DRR में ट्रांसफर करना है, और तब उस DRR के थ्रू उसको क्या कर देना है, डिबेंचर को रिडीम करना है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी कंपनी को अलाउ है कि कंपनी चाहे कोई सा भी हो, वो अपने डिबेंचर का रिडेम्पशन 100% आउट ऑफ प्रॉफिट से कर सकती है। बट ये ध्यान रहे जितने का करेगी उतना उसका क्या होना चाहिए, उतना उसका क्या होना चाहिए, DRR आपको बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ भी कोई दिक्कत, तो दो चीज आपको हो गया, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगला आता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर और न्यू डिबेंचर। यहाँ न्यू डिबेंचर की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको इस पे डिटेल कल बताया भी था कि कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा दोबारा डिबेंचर लेने, एक डिबेंचर को छोड़ के दूसरा लेने, क्योंकि हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा हो। तो उस केस में इन सब चीज़ों को वो लोग क्या कर लेते हैं, अगर वो देखते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल है, ये जो कन्वर्जन है अगर उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है तो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, बेनिफिशियल नहीं होने वाला है तो लोग कन्वर्ट नहीं करते। मतलब किसी भी डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी उसको जबरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं आपको अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करना ही है, वैसा नहीं कर सकती, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखेंगे उनके लिए ऑफर सही है तो कर लेंगे, नहीं होगा ऑफर सही तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कंपनियां, वो कहती है कि भाई आप हमारा पुराना डिबेंचर ले लीजिए, दे दीजिए, और इसके बदले हम आपको नया डिबेंचर इशू कर दें या शेयर कैपिटल हम आपको इशू कर दे रहे हैं। तो उसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, और डिबेंचर के थ्रू भी हम क्या करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किया जाता है। अगला आता है क्या हमारा, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर्स। तो ये भी कोई खास नहीं है, यानी कि डिबेंचर का रिडेम्पशन कहां से हो सकता है, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब एकदम नया, फिर हमने एप्लीकेशन भेजा, लोगों ने एप्लीकेशन दिए, मतलब प्रोस्पेक्टस मार्केट में जारी किया, लोगों ने उसको पढ़ के एप्लीकेशन दिए, हमने उनको अलॉट किया, फर्स्ट कॉल मांगा, ये सब जो भी है, या लमसम पेमेंट के बेसिस पे हमने उसको इशू कर दिया, जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड फॉर। अब ये फंड का जो सोर्स है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये तो पूरे कंपनी को चलाने के लिए किया जाता है ना।
क्योंकि इशू करके क्या किया जाता है, फंड जनरेट करके, और तभी तो कंपनी आगे बढ़ती है। लेकिन इस इशू का यूज क्या कर सकते हो आप, अपने डिवेंचर के रिडेम्पशन में भी कर सकते हो। फिर अगला आता है डिवेंचर आउट ऑफ सेल ऑफ क्या कहते हैं, प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यदि कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो उसको बेचने के बाद भी आप जो पैसे आएंगे उससे, अनदर सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज यूटिलाइज द सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें मुख्य रूप से जो आपको काम आने वाला है आपके पूरे चैप्टर में, वो आने वाला है आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। यही दो की लड़ाई है, इसको समझना है। और इसी दो में क्या करना है आपको, अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि 100% आउट ऑफ प्रॉफिट से किया जा रहा है तो आपको डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 100%। ठीक है। अब मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो किया जाता है उसके अलग अलग मेथड्स हैं। मतलब जो पेमेंट हम करेंगे वो पेमेंट हो सकता है कि हम लमसम बेसिस पे करें। वो पेमेंट क्या हो सकता है हमारा, वो लमसम पेमेंट कर दे, भाई इकट्ठा डायरेक्ट आप डिवेंचर दो और जो भी पैसे हैं वो क्या करो आप हमसे ले लो, कोई बकाया वकाया रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डिवेंचर इज पेड टू द अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज पेड टू डिवेंचर होल्डर इन वन लमसम। यानी इकट्ठा, ये नहीं कि अगर 10 लाख रुपए हमने आपसे लिए हैं तो 2 लाख अभी ले लीजिए, 2 लाख साल के, मतलब एक एक करके लेंगे, वैसा नहीं होगा। लमसम का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा। वही यहाँ पे कह रहा है एक पीरियड के समाप्ति के बाद उसको दे देते हैं। द कंपनी कैन पे द अमाउंट इवन बिफोर मैच्योरिटी। मैंने बोला था कुछ देर पहले कि जरूरी नहीं है कि डिवेंचर का मैच्योरिटी होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी से पहले भी क्या कर सकते हैं आप, अगर आपके पास पैसे आ गए, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है आपको, तो आप क्या करिए, आप रिडम्पशन क्या कर दो, पहले कर दो। ठीक है ना। लेकिन रिडम्पशन होगा कैसे होगा, तो ये मैंने बोला था आपको, रिडीम्ड एट पार होगा, नहीं तो एट प्रीमियम होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लमसम पेमेंट पे होता है, यहाँ पे दो ही चीज काम कर सकता है, या तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ, और नहीं तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये काम कर। आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये पता चल गया आपको। मैंने बोला ही आपको इसमें किया जाएगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स और एनुअल ड्राइंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। यानी कि इसका सीधा नाम, पहला हो गया लमसम मेथड, दूसरा हो गया इंस्टॉलमेंट। बहुत बड़ा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इंस्टॉलमेंट आया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम भाई धीरे धीरे इकट्ठा आपके 10 लाख रुपए नहीं देंगे, हम 5 सालों में आपके हर साल के अंत में क्या करेंगे, 2-2 लाख रुपया दे दिया करेंगे। आप टेंशन ना लो, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जो बकाया अमाउंट होगा, हम उस पर हर साल टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया करेंगे। तो इस प्रकार का जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट वाला। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या, अंडर दिस मेथड डिवेंचर आर रिडीम्ड इन द इंस्टॉलमेंट्स बाय सेलेक्टिंग द डिवेंचर बाय ड्राइविंग ए लॉट मैनुअली। मतलब अपने से मैनुअल लॉट आप करो कि कितना कितना करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, उनके पैसे रिटर्न कर दो। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आता है परचेज ऑफ इट्स ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। हमने आपको डिवेंचर इशू किया है, हमारे डिवेंचर का प्राइस कम हो गया। अब चूंकि हमने तो आपको प्रॉमिस किया है ना, हमने आपको क्या प्रॉमिस किया कि हम आपको एट प्रीमियम पे हम आपके डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे। मतलब आप आज मुझे 100 रुपये दीजिए, आप मेरे से डिवेंचर लीजिए, कल को जब आप इस डिवेंचर को रिटर्न करने आइएगा तो हम आपको इसके बदले कितना रुपये देंगे, 110 रुपये, सॉरी 110 रुपये देंगे। लेकिन आपने डिवेंचर ले लिए, इस बात पे डिवेंचर का मार्केट रेट खराब होने लगा, रेट क्या होने लगा, कम होने लगा। अब उसके पास क्या होगा कि कंपनी देख रही है कि उसके डिवेंचर का अमाउंट क्या हो गया है, वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो यदि वो आपसे रिडीम करने जाएगी तब तो आपको कितना देना पड़ेगा, 110 रुपये। लेकिन आप भी सोच रहे डिवेंचर कैसे भी निकल जाए, तो आपने मार्केट में किसी को बेच दिया, तो वो आदमी, कंपनी खुद ही जाके अपना डिवेंचर खुद के लिए परचेज कर लेती है। क्योंकि मार्केट में तो जितना रेट चल रहा होगा, मार्केट में मान के चलिए 100 रुपये चल रहा है रेट, तो 10 रुपये तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब अपने ही डिवेंचर को मार्केट से हम खुद से ही परचेज कर लेते हैं तो उसको क्या कर देते हैं हम, वही कहते हैं कि परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। हम डिवेंचर को इसलिए हम परचेज करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे हो गए हैं। अगर जिनको हमने डिवेंचर बेचा है, अगर उनसे मैं रिडीम करूंगा तो हमें उनको 110 रुपया देना पड़ेगा, और वही डिवेंचर अगर मैं अपना मार्केट से उठा रहा हूँ
तो सिर्फ 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्यों जाके उनको दूंगा 110 रुपये? रिडीम करना पड़ेगा ना। तो अब हम डिवेंचर किसके पास है? तो ठीक है, डिवेंचर किसके पास आ गया? हमने खरीद लिया। अब जैसे मान के चलिए मैंने ये पेन आपको दिया रखने के लिए, आपसे मैंने 100 रुपये लिए और मैंने बोला कि भैया ये पेन रख लो तब तक, जब मैं पैसे दूंगा तो आप, और मैंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं 100 के बदले आपको कितना दूंगा? 110। किसी कारण से आपने देखा कि सिचुएशन खराब होने लगा, आपने इस पेन को पड़ोसी को दे दिया, 110 रुपये आपको मिल जाएगा, ले लीजिए ये पेन। अब इस पेन का प्राइस कितना होने लगा हमारा? 100 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, आपसे पेन लेने जाऊँगा कि मेरा पेन दीजिए? आपसे पेन लूँगा तो आप कितना रुपया मांगोगे मेरे से? 110 रुपये। मैंने देखा मार्केट में इसका 95 रुपये प्राइस हो चुका है। मैं क्या करूँगा, जाऊँगा मार्केट से खरीद लूँगा। और जब एक बार मार्केट से खरीद लिया तो फिर क्या दोबारा आप आइएगा मेरे पास पैसे मांगने? आप आइएगा तो मैं क्या बोलूँगा, पेन लाइए ना। पेन किसके पास है? मेरा पेन मेरे पास आ चुका है। समझ में आया? तो मत समझिए, डिवेंचर समझ में आया था? आ गया था? कहने का मतलब कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी, मैंने आपसे रुपये लिए, आपने बोला सर आप कोई दे दो, आप सिक्योरिटी पर्पज से मैंने ये पेन आपको दे दिया कि ये पेन रखे रहो। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 रुपये के बदले 110 रुपये दूंगा। आपको ज़रूरत आई है, जिस भी कारण से आपने इस पेन को क्या कर दिया, किसी और को दे दिया कि ले लो भाई, तब तक मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो पेन आप दे देना। आपने भी किसी को दे दिया था मेरा पेन, पेन किसका था? मेरा। मैंने आपको आपसे कितने लिए थे? 100 रुपये। और आपको देने थे कितने? 110। लेकिन मैं पैसे कब दूंगा? जब आप मेरा पेन वापस करेगा। मैंने देखा ये पेन अब मार्केट में घूमना शुरू हो गया, तो मैंने क्या कर लिया, पेन का प्राइस कितना हो गया? तो 95 रुपये। मैं जाके मार्केट से इस पेन ले लिया। अब आप मांगिएगा मेरे से पैसे? मांगने तो मैं बोलूँगा मेरा पेन दीजिए। पेन है आपके पास? वही चीज़ आप बता रहे हैं। तो हमने अपना डिवेंचर परचेज कर लिया। अब जैसे अपना डिवेंचर हमने खुद से परचेज करना, हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हमने डिवेंचर परचेज करके इंस्टेंट उसको मैं खत्म कर दूं, हम उसको क्या कर दे, डिवेंचर को खत्म कर दे, और नहीं तो भाई रखे रहें, फिर हमारा डिवेंचर का प्राइस जब मार्केट में बढ़ेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इशू कर देंगे, है कि नहीं है? फिर मानिए हमारा डिवेंचर का प्राइस 110 रुपये हो गया, 120 रुपये हो गया, तो हम अपने डिवेंचर को फिर क्या कर देंगे, कर देंगे। यानी डिवेंचर, कोई भी कंपनियां जब डिवेंचर को परचेज करती है ना, तो दो सोच के साथ करती है कि डिवेंचर लेना है और उसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। और दूसरा सोच होता है कि डिवेंचर ले रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, कि मैं इसको अपने पास तभी तक रखूंगा जब तक इसका प्राइस कम है, जैसे प्राइस बढ़ेगा हम क्या करेंगे, इसको मार्केट में उतार देंगे। एक तो ये भी तरीका होता है कि डिवेंचर को रिडीम करने का। ओके, आया समझ में आप? तो इसमें कितने प्रकार से होता है, कितने सोच के साथ? दो चीज हो गई कि एक तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से और दूसरा कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर के लिए। ओके, और एक होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तो इसके लिए हमने बता ही रखा है कि रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में क्या है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप अपने आप को ट्रांसफर कर बे करो, आप अपने आप को कन्वर्जन कर बे करो, करने का कोई ऐसा नहीं है। आप चाहो, आपके लिए बेनिफिशियल है तो करो, नहीं है तो मत करो। अब लमसम पेमेंट ऑफ नेचर ऑफ रिडम्पशन है, मतलब वही लमसम वाला। तो लमसम का केस तो मैंने आपको बता रखा है, वही सेम चीज यहाँ पे दिया है। अंडर द स्मिथ थोट द कंपनी रिडीम फुल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इन वन लमसम एट एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब जो भी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था 105 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, भैया आप मेरा डिवेंचर लाइए, मैं आपको कितना रुपया दे दूंगा, 105 रुपये, कहानी खत्म। तो वही कह रहा है, द रिडम्पशन में बी एट पार और एट प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। यानी कि जब हमने इशू किया होगा, जो कंडीशन लगाया होगा, जो टर्म्स लगाया होगा, उसी समय बोला होगा ना कि एट पार पे हम आपको रिडीम करेंगे या एट प्रीमियम पे, तो उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिवेंचर का रिडम्पशन कर देना है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे फिर वही चीज़ें बताई जाएंगी आपको। कौन सा वाला, 25% एंड 10%। आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप चाहें तो उसको आउट ऑफ कैपिटल से कर सकते हैं, और नहीं तो चाहें तो आप उसको आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो सबसे पहला प्रीफरेंस आप कर दीजिएगा, कब दीजिएगा, किसको दीजिएगा, कैपिटल को या प्रॉफिट को? कोई चाहता है अपना कैपिटल टूटे बिजनेस का, हर कोई चाहता है उसका बिजनेस कैपिटल दिन पर दिन बढ़ता रहे, कोई भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस का कैपिटल टूटे। तो पहले तो वो किसको यूटिलाइज करेंगे, प्रॉफिट को।
पहले वो किसको यूटिलाइज करेंगे, प्रॉफिट को। प्रॉफिट से पूरा नहीं होने पे वो क्या करेंगे, कैपिटल का। लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना चाहिए कि भाई कभी भी कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर को 100% कैपिटल से नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 25% या 10% ऑफ डिवेंचर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जर्नल एंट्री ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑलरेडी हमने आपको बता रखा था, फिर वही चीज है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार वाला बताया था ना कुछ देर पहले, और ये एट प्रीमियम वाला, दोनों हमने आपको बता रखा है, आपके साथ डिस्कस कर रखा है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, ये जनरली हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको डिवेंचर नहीं खरीदेगा आपका। आप क्योंकि क्या कर रहे हैं, आप इसका कहने का साफ सीधा मतलब है कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं भविष्य में आपको 90 रुपये दूंगा, कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसका पढ़ना भी बेकार है, और वैसे भी अगर पढ़ने का नौबत आए, क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो भाई हमारे पास डिवेंचर कितना आ रहा है, 100 रुपये का, हमारे पास रुपये कितने जा रहे हैं, 90 रुपये का, क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। वही चीज़ हमने किया यहाँ पे कि डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर्स टू गेन या प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और फिर डिवेंचर होल्डर को कितना, 90 रुपये हम दे देंगे, जितना हम पेमेंट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा हमारा 100 का डिवेंचर आया, जिसमें से हमारा 90 रुपया देना है और 10 रुपया हमारा प्रॉफिट है। फिर हम जो पेमेंट करेंगे तो इनको कितना पेमेंट करेंगे, 90 रुपीज़ का हम पेमेंट करेंगे, खाने का, ठीक है। अब लीगल प्रोविजन, वही DRR वगैरह से रिलेटेड, DRR एंड DRI, इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बनाना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ DRR, तो क्या कर रहे थे, कंपनी शैल क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कहाँ से भाई, और किसके लिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए क्या क्रिएट किया जाता है, DRR, और कहाँ से क्रिएशन किया जाता है, इसका क्रिएट कहाँ से किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ PL से जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसी प्रॉफिट से हम इसको करते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे, आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, क्रिएशन ऑफ करंट प्रॉफिट, द DRR शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब सारे खर्चों को छांटने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया हुआ है, वो नेट प्रॉफिट जिसको हमने रख रखा है किस लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के लिए। पता है ना डिविडेंड क्या होता है, लाभांश, मतलब जो लोग कंपनी में शेयर खरीद चुके होते हैं उन लोगों को लाभांश दिया जाता है, ओके। तो वही होता है यहाँ पे हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ DRR। DRR का यूटिलाइजेशन हम कहाँ कर सकते हैं, जरा बताइए। तो भाई DRR ही क्या, कोई भी रिजर्व अगर स्पेशल रिजर्व है तो उसका यूटिलाइजेशन हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे करेंगे जिसके लिए हमने उसको क्रिएट कर रखा है। वही यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा हमारा, द कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द अमाउंट क्रेडिटेड टू DRR फॉर एनी पर्पस अदर देन द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए हमने जो बना रखा है DRR, उसके अलावा कोई भी कंपनी अपने उस DRR का उपयोग नहीं, दूसरे जगह नहीं कर सकती है। ए कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिवेंचर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। उसी समय जो टर्म एंड कंडीशन होता है एट पार या एट प्रीमियम पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह का, वो सारा के अकॉर्डिंग वो क्या कर देते, खत्म हो जाते। अब बात आता है किस चीज का, हमारा 25% वाला और 10% वाला। देखिए पूरा अगर मैं आपको बताऊं ना तो सेम वही चीज जो मैं रिपीट कर रहा हूं ना लगातार, वही चीज है। तो एक काम करते हैं, हम आपको पॉइंट बता देते हैं, आपको याद रहेगा। हम बार बार आपको देख रहे हैं, आपने देखा कि जहां भी DRR का बात आया है, बात जहां भी DRR का आया है, वहां पे क्या हुआ है, अकेला ना 25% आया, ना अकेला 10%, हमेशा 25%, हमेशा 10% आ रहा है। तो हम किसको माने, कहाँ 10% बनाना है, कहाँ 25% बनाना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लॉ है। तो जनरली लिस्टेड कंपनियां क्या होती है, जरा बताइए। बिल्कुल वैसी कंपनियां जिसने अपने किसी भी सिक्योरिटीज को क्या करा रखा है, किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में
लिस्टेड करा रखा है यानी रजिस्टर्ड करा रखा है तो कंपनियां क्या कहलाती है, लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनियों के केस में किन कंपनियों को छोड़ के, वही फाइनेंशियल कंपनियों को छोड़ के, ठीक है ना, क्योंकि वो तो 100% उससे कर सकता है भाई कैपिटल से, तो उनको डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब वैसे आगे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा, नहीं उनको छूट है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास पैसे का ही काम है। डीआरआर का मतलब क्या हो गया, मिठाई किसके घर में संभाल के रखा जाता है, हम लोगों के घर में, क्या पर रहने दो, वो आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, उनको खिला दिया जाएगा, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर हमारे घर के दरवाजे पे हमारा खुद का होटल हो तो खाओ बेटा, दो और खाओ, घबराओ मत, चाचा आएंगे तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे उसमें से। तो वही बात है, डीआरआर किसको बनाना जरूरत है, जिसके पास पैसे की कमी है, यानी वो कंपनियां जो पैसे में डील नहीं करके किसी और चीज में डील करती हैं, लेकिन जिनका काम ही पैसे से संबंधित है, जिनके पास पैसा ही पैसा है, जो लोगों को लोन दे के लोगों का बिजनेस चलवा रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी होगी क्या। इसीलिए क्या किया जाता है, डीआरआर ऐसी कंपनियों को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, जो बैंकिंग कंपनियां, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, इन लोगों को छूट दे दिया गया है कि आपको डीआरआर बनने की जरूरत नहीं, आप तो बड़े आदमी हैं भाई, आपके पास तो पैसे का ही खेल है। तो उन कंपनियों को छोड़ के बाकी जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, बाकी जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, वो कितना बनाती हैं, तो वो बनाती हैं अपना, कहाँ है भाई, कितना बनाती है वो, 25% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर आर द रिडीमेबल बाई इट। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करने जाएगी, तो डिवेंचर का रिडम्पशन जितना अगले साल होने वाला है, इस साल मतलब एक साल के अंदर, उसका क्या करेगी वो, 25% कम से कम डीआरआर बनाकर रख लेगी। कम से कम उतना रखना ही रखना है, उससे ज्यादा आप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उतना ही आपको रखना है। वही यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, as per section 18(7) of the Companies Rule 2014 and guidelines of Security Exchange Board of India, क्या कर रहा है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ एन अमाउंट इज द लिस्ट 25 एट लीस्ट 25% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर दैट आर रिडीमेबल बाई इट। मतलब जो अब रिडीम होने वाला है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पूरे लाइन में एक ही चीज है कि जितना रिडीम होने वाला है, जितना कंपनी इस साल, जैसे कंपनी के पास डिवेंचर 1 करोड़ का है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि 1 करोड़ का 1 करोड़, अब जैसे आपके सर पे कर्जा है, मान के चलिए 10,000 रुपया है, तो जरूरी तो नहीं कि 10,000 कल ही देना है, हो सकता है कि बाकी लोगों को बाद में देना है, कल हमको सिर्फ 2,000 रुपये देना है, तो उस 2,000 का परसेंटेज निकालेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो उस साल जो डिवेंचर का रिडेम्पशन होने वाला है, जिस डिवेंचर का, उसका कम से कम कितना बनाना पड़ेगा आपको, 25% आपको क्या बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा डीआरआर। फिर आगे क्या कह रहा है, द डीआरआर शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कमेंस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम डीआरआर बना क्यों रहे हैं, डिवेंचर के रिडम्पशन करने के लिए हम डीआरआर क्यों बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा होगा क्या कि पहले एक काम करते हैं, रिडम्पशन कर लेते हैं, उसके बाद डीआरआर बनाएंगे, कभी ऐसा होता है कि भाई पहले काम कर लेते हैं उसके बाद पैसा जमा करेंगे, उसका पहले पैसा जमा करना पड़ेगा तभी तो आप उससे काम कर पाइए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी डिवेंचर के रिडम्पशन से पहले कंपनियां क्या करती है, अपना डीआरआर बनाती है। लिस्टेड कंपनियां कितना बनाती हैं, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। ओके, तो वही यहां पे किया गया। बट अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट रूल, लेकिन एक नया अमेंडमेंट रूल आया कंपनी एक्ट में। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, बदलाव, कुछ पुराने कानून को, नियमों को बदल कर जो नया किया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है, अमेंडमेंट कहा जाता है उसको, ठीक है ना। तो क्या, एज पर न्यू अमेंडमेंट रूल, डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। बात वही, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मतलब जो डिवेंचर रिडीम होने वाला है, मतलब जो बाकी है। तो आउट ऑफ डीआरआर रिक्वायर्ड टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर फॉर अनलिस्टेड कंपनी। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। 10% कहां बनाया जाएगा, किस केस में, अनलिस्टेड कंपनी केस में। मैं आपको सही बात बताऊं तो जल्दी अनलिस्टेड कंपनियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनियों का समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, तो जनरली लोग उसको परचेज ही नहीं करते।
इसलिए कंपनियां कभी भी क्या करती है, अपने सिक्योरिटी को क्या कर लेती हैं, इशू करने से पहले अपने आप को उसको लिस्टेड करवा ही लेती है। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका कितना मिलने वाला है बच्चों, 25%। हाँ, अगर कुछ ना दिया जाए तो हम देखेंगे आगे, एज पर क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 चीज़ है जहाँ एग्जाम में कंफ्यूजन शुरू होगा। नोट डाल देना, नोट डाल देना है नीचे फुट नोट में कि हमने एज्यूम कर रखा है यहाँ पे कि ये कौन सी कंपनी है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, देख लीजिएगा। बिल्कुल, ना बराबर तो हाथ तो रहेगा ना कम से कम, उससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे के पास नॉलेज है, वो कंफ्यूज था इसलिए उसने लिख दिया, बस। वैसे इतना बिहार बोर्ड के टीचर लोग जल्दी नहीं सोचता, लेकिन लक बाई चांस अगर आपके पास कॉपी चेक करने वाला अच्छा हो जाए, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, तो उस केस में आपके कॉपी को गौर से देखा जाता है और ख़ास करके नोट जरूर देखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए, ये सब पॉइंट लिखे जब लिखिएगा ना तो नोट पे वो लोग ज़्यादा फोकस करता है, ये ध्यान दीजिए। हो गया। तो इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ओनली फॉर नॉ, अच्छा हाँ एक चीज बताइए, मैंने आपको बोला था ना डीआरआर कहाँ करना है, जहां पे प्रॉफिट का यूज करने वाले हैं। डीआर का बनाना कहाँ है, वहीं पे बनाना है जहां पे प्रॉफिट का यूज करने वाले हैं। अब जहां पे मान के चले जैसे 75% हम आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, तो क्या 75% के लिए कोई डीआर बनाना है क्या, नहीं बनाना है, सिर्फ 25% के लिए बनाना है। हम डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर है उसको हम कन्वर्जन कर रहे हैं, डीआर बनाना है क्या, नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट का यूज ही नहीं है। हमने तो डिवेंचर को सीधे पुराना डिवेंचर लिया है, नया डिवेंचर और शेयर उनको जो भी दिया है दे दिया। फ्रेश इशू ऑफ शेयर के केस में करेंगे क्या, यानी कि एक ही जगह डीआरआर, आप ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ कैपिटल में, नहीं तो आउट ऑफ प्रॉफिट में। तो आउट ऑफ कैपिटल में सिर्फ कितना बनता है, या तो 25% या 10%, और आउट ऑफ कैपिटल में कह लो जितना जितना आप यूज करोगे उतना कर सकते। वही चीज तो मैंने अभी बोला, कहाँ है वो बताएं। ठीक है, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनबीएफसी एसएफ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, इन लोगों के लिए यहाँ लिस्टेड कंपनी यहाँ पे दिया ना, इसके बारे में मुझे रुक जाइए, मैं इसको कन्फ्यूजन दूर करूंगा। ये टोटल नॉमिनल वैल्यू 25%, नया अमेंडमेंट रूल आया अनलिस्टेड कंपनी के लिए 10%। बाकी इसके बारे में मुझे एक बार मैं आपको नोट दे दूंगा, इसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बंद, ठीक है। तो ये जो हो गया, आपको डिवेंचर का क्या करना है, डीआरआर का क्रिएशन क्या करना है, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है उनके लिए आपको नहीं करना है, जो भी कन्वर्टेबल डिवेंचर है उनके लिए नहीं करना है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट का यूज ही नहीं होगा। ओके, अब एग्जम्पशन फ्रॉम डीआरआर, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये पूरे के पूरे लिस्ट दिया हुआ है। वही सब कौन कौन सा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा रेगुलेट होता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा रेगुलेट होता है, मतलब अदर, आप देखिए यहाँ पे, ये तो सीधी बात है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है उसको डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगला कह रहा है बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, मतलब बैंकिंग कंपनी है तो उसको भी नहीं बनाना है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसको भी नहीं बनाना। लिस्टेड कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, हो सकता है कि रूल में नया जो रूल है उसमें ये हो सकता है कि लिस्टेड कंपनियों को बाहर कर दिया गया हो, इसलिए क्योंकि भाई लिस्टेड कंपनियां मतलब उस पर पूरा का पूरा किसका कंट्रोल होता है, सेबी का पूरा कंट्रोल होता है। तो जब सेबी अपना खुद से कंट्रोल करेगा ही तो फिर उसको क्या टेंशन है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरा आता है हमारा क्या कॉन्सेप्ट आता है, डीआरआई का एक कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट, डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का। तो डीआरआर वाला कॉन्सेप्ट कितना था, या तो 25% नहीं तो 10%। ये जो होता है ये हमेशा 15% के बारे में बात करता है, यहां पे दिया कि नहीं कहीं। डीआरआई कितना बनाया जाता है, 15% बनाया जाता है। किसका 15%, तो वही यहां पे देखिए क्या करा, एज पर रूल 18(7)(c) ऑफ द कंपनीज रूल 2014 एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट या मेंटेन डीआरआर सेल। अगर आपको डिवेंचर रिडम्पशन करना है,
डीआरआर तो बनाना पड़ेगा। अब डीआरआर 1 साल पहले बनाया जाता है, मतलब इस साल जो आपको करना है ना डिबेंचर अगले साल, तो उसका आपको क्या करना है, इस साल के 30 अप्रैल से पहले ही आपको क्या करना है, डीआरआर बना के रख लेना है। तो मैं तो आपको बोला हूँ कि हमारे पास आपके पास रुपये का वैल्यू रख के नहीं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ना वो रुपयों को रखना नहीं चाहती हैं, वो मार्केट में उसको हमेशा रन करते रहना चाहती हैं, क्योंकि रुपये का वैल्यू हमेशा दिन पर दिन घटते जाता है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पे डीआरआर का अभी कुछ देर पहले यूटिलाइजेशन क्या दिया गया कि डीआरआर का उपयोग सिर्फ एक जगह आप कर सकते हैं, कहाँ पे, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कर दिया, लेकिन नहीं, आप जरूरी नहीं है कि पैसे को अपने पास इकट्ठा ही रखो। गवर्नमेंट ने कुछ क्या कर दिया, आपको छूट दे दिया कि अगर आप अपने पास रखना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो ताकि आपके पैसे का वैल्यू बढ़ता जाए, तो कुछ संस्थाओं के बारे में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गवर्नमेंट ने आपको सजेशन दिया हुआ कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपने डीआरआर के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर उसको क्या कर सकते हो, रिडम्पशन से पहले उसको वापस लेकर उससे रिडम्पशन कर सकते हो। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, मेंटेन डीआरआर सेल ऑन और बिफोर द, ये ध्यान रखिएगा, कितने अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल ऑफ ईच ईयर, ठीक है ना, डिपॉजिट और इन्वेस्ट, यानी क्या करना है, हर साल के 30 अप्रैल से पहले क्या करना है, आपको इसको डिपॉजिट कर ही देना है। ओके, लेकिन जो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट का जो होगा वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च। मतलब जैसे कि ये क्या चल रहा है हमारा 2024-25 चल रहा है ना, तो 2024-25 ये देखिएगा, यानी यहां पे हमारा खत्म होगा, तो 31 मार्च या इस साल में कोई भी डिवेंचर यदि हमारा क्या होने वाला है, रिडीम होने वाला है, तो इस डिवेंचर का कम से कम 15% आपको क्या कर देना है, डीआरआई बना देना। क्या बना देना है, डीआरआई बना देना है। डेट क्या रहेगा, 30 अप्रैल से, ठीक है। अब सेबी गाइडलाइन, फिर वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया उसी के रिगार्डिंग सेबी का भी गाइडलाइन है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को लेके, कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सम गाइडलाइंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई ठगी ना हो, इसके लिए सेबी ने स्पेशल उनके लिए कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा और कुछ रूल्स दे रखे हैं। पहला क्या क्या करना है, आपको डीआरआर बना के रखना है, ताकि कल को एक आप ये ना कह दें कि हमारे पास रिडीम करने के पैसे नहीं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आपको रिडम्पशन कैपिटल से करना है या प्रॉफिट से करना है। तो यदि आपको सेबी कहता है, क्या कहता है, यदि आपको प्रॉफिट से रिडम्पशन करना है 100%, तो 100% डीआरआर जल्दी बना लीजिए, ताकि उस समय आप मतलब डिवेंचर होल्डर को एकाएक झटका ना लगे। या यदि आप कैपिटल से कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कितना यूज कर सकते हो, 75%। तो जितना यूज कर सकते हो उसको छोड़ दो, बाकी जितना प्रॉफिट यूज करने वाले हो उसके लिए आप क्या बना लो, डीआरआर बना लो। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। द कंपनी शैल क्रिएट अ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, वही है, दूसरा कुछ भी इसमें खास नहीं, ठीक है। बात फिर है वही है जो कि मैंने आपको समझाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट डीआरआर से रिलेटेड वही चीज़ें, इसमें कुछ भी आपको खास नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि ये पूरा का पूरा आपका किताब है अभी एसबीपीडी का। वही है, कंपनी अगर जैसे प्रॉफिट के बारे में बात किया जा रहा है कि ये कंपनी कैन रिडीम इट्स डिवेंचर प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट, प्योरली मतलब पूरा का पूरा आउट ऑफ प्रॉफिट से कर सकती है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, कितना डीआर बनाना पड़ेगा, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन को शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 100% का डीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और 15% वाला तो मैंने बता ही रखा है अभी आपको। 15% क्या है, डीआरआई डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या कर रहे हैं
कि एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR सेल ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, डिपॉजिट और इन्वेस्ट अ सम ऑफ 15%, वही है कम से कम। बाकी आप ज़्यादा जितना इन्वेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 15% DRI में इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। अब वही है, DRI कहाँ कर सकते हो आप जो DRI आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो कहाँ कर सकते हो, तो उसके कुछ नाम आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहीं पे आप क्या कर सकते हो, अपने DRI को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कह रहा है डिपॉजिट विथ एनी शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम चार्जेज और लियन, फिर क्या कर रहा है, इन अन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसपे कोई चार्ज ना हो। बता रहे हैं चार्ज फ्री है ये, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब वो याद है सिक्योरिटी डिवेंचर मैंने पढ़ाया था, सिक्योर डिवेंचर अनसिक्योर डिवेंचर, तो वही वाला बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा सिक्योरिटी में आप कर सकते हो जिसके अगेंस्ट में कोई चार्ज ना हो, मतलब वो एकदम फ्री हो, जब चाहें आप उसको तब वापस ले सकते हैं। तो उस प्रकार के सिक्योरिटीज वगैरह के कुछ लिस्ट दे रखे हैं, उन्हीं में आप जाकर अपने कंपनियां क्या कर सकती हैं, अपने डिवेंचर रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हर जगह वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब वही अब आपको डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो क्या क्या बनाना पड़ेगा आपको, दो चीज बनाना। क्या हुआ, आओ क्या, तो क्या हुआ, अब देखिए दो चीज बनाना है। मैंने आपको डिवेंचर को रिडीम करने का सिखा रखा है कि पहले क्या करना है, ड्यू करना है। तो ड्यू करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर होल्डर ला के हमें डिवेंचर देगा और खुद को उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। दो ही चीज़ तो हमने एक्स्ट्रा पढ़ाया ना आपको, क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ाया, DRI, एक क्या पढ़ाया हमने, DRI, और एक हमने क्या पढ़ाया आपको, DR, एक क्या पढ़ाया हमने आपको, DRR। DRI कितना करना है और ये कितना करना है, तो या तो 25% या 10%, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। तो DRI इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, आप किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करिएगा तो क्या देते हैं आप, पैसे देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, DRI जैसे आप बनाइएगा तो DRI इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटी, एसेट्स होता है, डेबिट होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा DRI अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास से क्या जाएगा, डिवेंचर जाएगा, क्या जाएगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो पैसे ही तो देते हैं आप। तो क्या हो गया हमारा, DRI बन गया हमारा, इसको हमने बना दिया, वही चीज़ यहाँ पे दी है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप लोग शॉर्टकट में मत लिखिएगा, टू बैंक अकाउंट बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड। उसके बाद क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करिए, लेकिन रिडम्पशन से पहले उसको क्या करिए, वापस ले लीजिए। अब जैसे आप वापस लीजिएगा तो इन्वेस्ट आपने क्यों करा हुआ था, ताकि पैसे कुछ बढ़ के आए, उस पर इंटरेस्ट वगैरह आएगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या, इनकम है, इनकम क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, अब जैसे मान के चले आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया थे, आपके पास आ गए 105 रुपये, यानी कि 100 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट का है और 5 रुपये आपका क्या है समझ में, इंटरेस्ट ऑन DRI, इंटरेस्ट ऑन DRI। कोई दिक्कत, तो ये हो गया DRI का आपको। अब वही इंटरेस्ट कितना होगा, तो भाई जितने दिन के लिए दीजिएगा उसी का नहीं इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा थोड़ा है कि 10 दिन के लिए दीजिएगा और आपको साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा उसके बाद क्या आता है हमारा, अब हम क्या बनाते हैं, 30 अप्रैल से पहले हमने इसको बना लिया। अब हमें क्या बनाना है भाई, DRR बनाना है। DRR कहाँ से बनता है हमेशा, बताइए, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL,
होता है ना, मैंने बोला ना, देखिए कंपनी में कभी भी पीएल अकाउंट मत लिखिएगा। कंपनी के केस में कभी भी आपको पीएल अकाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना है, वही देखिएगा। अब जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में से आप प्रॉफिट निकालिएगा, तो प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट जाएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो देखिए यहाँ पे जितना हम बनाएंगे डीआरआर, उतने को क्या करेंगे हम, प्रॉफिट से उतना निकालेंगे और कहाँ डाल देंगे, डीआरआर। तो याद रखिएगा डीआरआर किसी से बनाया जाता है, हमेशा प्रॉफिट से ही बनाया जाता है। हाँ देखिए सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन एक काम करेगा, सरप्लस, सुनिए 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 सुनिए, कभी भी आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल मत लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहने का मतलब ये पता चल रहा है कि पीएल को डेबिट करना है। और देखिए ना, सोच कर देखिए, यहाँ अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप लिखते हैं तो अकाउंटिंग के लैंग्वेज को देखिएगा, क्या करना है इसका मतलब, डेबिट करना है। और पीएल में डेबिट किसको करते हैं हम, एक्सपेंस को। तो क्या ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं कर रहा, थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, तो वही सरप्लस इसलिए नाम रखिएगा। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही हमने डीआरआर बना दिया, हमारे पास रिजर्व में आ गया। हाँ सर, जी बताइए, पता कैसे चल जाता है कॉल अर्जेंट, ओह सॉरी। हाँ नहीं तो वाइब्रेट ही नहीं रखते आप लोग मोबाइल, हमारा नंबर दे दीजिए, उससे क्या होगा, हाँ घर पे रहिए तो ट्यूशन टाइम पे अपना मोबाइल एकदम साइलेंट कर दीजिए कि वाइब्रेशन तक पता नहीं चले। इमरजेंसी कॉल होगा तो खुद ही घर वाले करेंगे, और नहीं तो डरेंगे कॉल करने, टीचर के पास तो कोई वैसे भी कॉल नहीं करेगा, ठीक है। और फिर वही होगा, अब क्या करना है, तो जो मैंने आपको बता रखा है कि एट पार एट प्रीमियम वगैरह पे क्या होगा। और मैंने बोला था ना कि कोई भी रिजर्व, स्पेशल रिजर्व में से भी अगर पैसे बच जाते हैं, उसको हम लास्ट में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में। पहले इधर देख लीजिए, सुनिए, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। डीआरआई कहाँ से आता है, इसी में से पैसा जो हमने जमा किया है, डीआरआर का पार्ट, डीआरआर रखे हुए, तो डीआरआर क्या हो गया, रिजर्व। हमारे पास पैसा पहले से भी था, लेकिन उस फंड में था कि जिस फंड का यूज हम कहीं कर सकते थे, हमने डीआरआर बना दिया, और डीआरआर बनाया तो उस पर रिस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि ये स्पेशल रिजर्व है। वही तो पढ़ाया मैंने आज, कि स्पेशल रिजर्व है तो हम कहीं यूज नहीं करेंगे। अब हमारा सुरक्षित हो गया कि नहीं भाई, इनको पैसा देखते नहीं कि नहीं कल उनको पैसे देना है, ये पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता। किसका मतलब, डीआरआर हो गया। अब उसमें डीआरआर क्या हो गया, इन्वेस्ट किया, खत्म थोड़े हुआ डीआरआर, डीआरआर खत्म थोड़े हुआ है। यहाँ पे याद करिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग याद है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो आपके पास फंड अवेलेबल था, वही ना रिजर्व हो गया था। और फंड से जब हम क्या करते, फंड को इन्वेस्ट करते थे, तो क्या उसके लिए कोई हम अकाउंटिंग करते थे क्या, लेस करते थे क्या, तो फिर यहाँ क्यों लेस करेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे पास एक खाते में पड़ा हुआ था, हमने किसी और को दे दिया। हमने आज भी खाता तो वही है, पैसा आएगा तो कहाँ आएगा, उसी डीआरआर में आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके लिए मतलब दिमाग लगेगा, नहीं डीआरआर से बनाते हैं तो डीआरआर से डीआरआई में कैसे भेजेंगे फिर, तो ऐसा नहीं, डीआरआर में हम देखिए जर्नल करना होगा, लेकिन लेजर भी आएगा। जैसे कंपनी के केस में हो सकता है कि आपको सब आप पढ़ रहे हैं, कह दे जर्नल एंट्री नहीं बनाना है, लेजर बनाइए, इससे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाइए। अगर जिस दिन शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह देगा ना, मैं गारंटी कहता हूँ, अगर सिर्फ लेजर बनाने के लिए कहना शुरू कर दे बिहार बोर्ड, सारा पैटर्न वही रहने दे, तो उस 20 नंबर में मुझे लगता है बिहार के 90% बच्चे छोड़ के आएंगे। तो भरोसा अगर आपको ना हो, आपको तो लेजर जर्नल, फिर जर्नल बनाना ही नहीं ना, तो बहुत कम लोग, हाँ तो ये बात सबको समझ में नहीं आता ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेजर से, विदाउट जर्नल, जो कि मैं बताया हूँ विथ जर्नल कैसे होता है, विदाउट जर्नल कैसे होता है। हाँ तो वही ना, सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। और अगर प्योरली प्रॉफिट से कर रहे हैं तो क्या होगा,
पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, डीआरआर बनाएंगे और फिर उसको फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या होता है भाई, तो रिजर्व है तो सरप्लस वाले फंड में जाकर दिखेगा। तो बस यही रहा आपका डीआरआर वाला। नहीं, चैप्टर खत्म नहीं, टॉपिक खत्म। अब अभी ऑब्जेक्टिव अभी मेन आएगा क्या, सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव में आता है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड वाला आता है। हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन डिवेंचर में सिंकिंग फंड वाला आता है। सिंकिंग फंड बच्चे टच नहीं करते, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अगर मेरा ये भाषण सुना, अगर लग रहा हो कि नहीं सर भाषण दे रहे हैं, हर बात में यही कह रहे हैं बच्चे इसको टच नहीं करते उसको टच नहीं करते, तो आप बाहर जाकर 10 दिन बाद आप पूछ सकते हैं कि सिंकिंग फंड पढ़ा क्या, सब लोग छोड़ देते हैं। जबकि मैं आपको बता रखा हूँ फंड क्या होता है, जस्ट लाइक रिजर्व। तो रिजर्व सोच लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे डीआरआर क्या था, हम लोग को डीआरआर याद करना पड़ता था, तब भी समझ में नहीं आता था। और वही मैंने आपको बता दिया क्या है, स्पेशल रिजर्व है बस। तो स्पेशल रिजर्व का सारा चीज पे अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा डीआरआर का काम। ठीक है, तो इसके एक बार जाकर घर पे पढ़िएगा और कल आइएगा आप लोग, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे करवा देंगे और बाकी आगे का इसमें हम आगे काम करेंगे। क्वेश्चन बनाइएगा अगर बन जाए तो।